हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम अगर डायग्रामेटिकली देखें तो किस तरह से है, सपोज करें ये हमारा एक एटम है, ठीक। तो ये न्यूक्लियस और ये सपोज करिए न्यूक्लियस का सेंटर है एंड दिस इज़ द आउटर मोस्ट शेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करा है। तो यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो इट इज़ द डिस्टेंस from the center of the nucleus to the outermost shell containing electron। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट है इसकी कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, तो उस टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो टाइप है नंबर 1 कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या है? जब किसी दो एटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जैसे ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, तो इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है यहाँ पर। तो इस एटम का सेंटर और दूसरे एटम का सेंटर उसको हम एक लाइन से जोड़ देते हैं और उसको हाफ जो है उसे डिवाइड कर देंगे। ये रोटेट हो गया, तो उसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से लेकर अलग, यहाँ से शो करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एक डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक जो डिस्टेंस बना, तो ये क्या है? कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या है, इसे डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ द 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं? आर फॉर द रेडियस, कौन सा ले रहे हैं हम? कोवेलेंट रेडियस, विच इज़ इक्वल टू 1/2 इज बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये हमारी है बॉन्ड लेंथ होती है, दो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है तो वो बॉन्ड लेंथ है। अगर बॉन्ड लेंथ को हम हाफ कर दें तो वो क्या बन जाती है? कोवेलेंट रेडियस बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की लेते हैं। H2 मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन एटम से लेकर दूसरे हाइड्रोजन एटम तक जो हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, वो कितना है? 74 पिकोमीटर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका कोवेलेंट रेडियस निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 74 विच इज़ इक्वल टू 37। तो 37 पिकोमीटर, पिकोमीटर यूनिट्स हैं इसके, 37 पिकोमीटर इसका कोवेलेंट रेडियस है, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से सेकंड टाइप है वैन डर वाल्स रेडियस। तो आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा वैन डर वाल्स क्या होता है। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हाँ जी। तो वैन डर वाल रेडियस, तो जैसे दो एटम में जो दो एटम है उसमें हमने पहले भी देखा कि दो तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, या तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं या आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल और यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल,
तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी होती है? वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जब किसी दो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसका रेडियस हमने कैसे निकालना है? सपोज करिए यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर दूसरा एटम है, दोनों के बीच में यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल है जो दो एटम से मिलकर बना है, तो उसमें भी यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रखा है। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसी तरह से यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है। ठीक है, अगर इस डिस्टेंस को हम हाफ कर दें तो हमारा बन जाएगा वैन डर वाल रेडियस। क्लियर है? ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दो न्यूक्लियाई जो हैं उनका हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ले लें और उसे हम डिवाइड कर दें बिल्कुल हाफ में, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन जाएगा हमारा? वैन डर वाल्स रेडियस। क्लियर हुई बात? तो ये है हमारा वैन डर वाल रेडियस। थर्ड टाइप है हमारी मेटेलिक रेडियस। तो ये बहुत सिंपल है, मेटेलिक रेडियस। तो ये सिंपली जब किसी दो एटम्स में मेटेलिक बॉन्ड बना है, किसी मेटल के दो एटम्स हैं उनमें मेटेलिक बॉन्ड बना है, और दोनों एटम के न्यूक्लियाई के जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको अगर हम हाफ कर दें तो वो बन जाएगा मेटेलिक रेडियस। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटल आयंस इन द मेटेलिक लैटिस और इन द मेटल। ठीक है बेटा, तो ये हैं इसकी अलग अलग टाइप्स। तो अभी हम देखेंगे इसकी वेरिएशन, किस तरह से ये वेरी करता है। तो वेरिएशन सबसे पहले लेंगे हम ग्रुप में। तो ग्रुप में हमने पहले भी देखा है कि जब भी हम डाउन द ग्रुप किसी भी ग्रुप में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, तो साइज़ क्या होता है? इंक्रीज होता है। ग्रुप में साइज़ हमेशा एटॉमिक साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ बढ़ने का मतलब उसका रेडियस भी इंक्रीज़ होता है। तो उसके दो रीजंस हमने देखे थे। नंबर 1, हर स्टेप में एक नई शेल ऐड होती है। नंबर 2, शेल ऐड होने की वजह से स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट आता है। जो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट क्या करता है? न्यूक्लियस और आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज़ कर देता है। तो जितनी ज़्यादा शेल्स बीच में आएंगी उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा और उतना ज़्यादा साइज़ जो है बढ़ेगा। तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप हमेशा साइज़ इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1, उसमें एक शेल ऐड हो रही है। नंबर 2, शेल ऐड होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रहा है जिससे साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्लियर है बेटा? तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। और सेकंड हमने वेरिएशन देखनी है अलोंग द पीरियड। जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है। तो पीरियड में कैसे, जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है? साइज़ हमेशा डिक्रीज़ करता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे साइज़ क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। तो इससे हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है? इसके 2 रीज़न्स हम लेंगे। फर्स्ट है नंबर 1, हम लिथियम से नियॉन तक मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव करा हमने।
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसी के साथ साथ हर स्टेप के साथ, जैसे हम थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप पर गए तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाते हैं। 4 हो गए, यहाँ पर 5 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे, और जैसे जैसे हम नियम तक पहुँचेंगे वहाँ तक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम आगे ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्योंकि जब भी हम किसी पीरियड में मूव करते हैं उस टाइम पर हमारी शेल जो है उसका नंबर चेंज नहीं होता। अगर हम सेकंड पीरियड में मूव कर रहे हैं n=2, जैसे यहाँ पर है लिथियम बेरिलियम बोरोन, लिथियम बेरिलियम बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो इन सभी में शेल कौन सी है, 2 ही, सेकंड शेल ही रहेगी। तो शेल जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो शेल चेंज ना होने की वजह से क्या होता है कि इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, दो चीज़ें होगी, एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस उनको ज़्यादा टाइटली बाउंड करता है और जो क्लाउड है वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है जो वो ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ चले जाते हैं, तो उससे साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और सेकंड रीज़न क्या है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो शेल चेंज नहीं होता। सेकंड शेल, अगर सेकंड पीरियड में बात कर रहे हैं तो सेकंड शेल ही रहेगा, और उससे क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है नहीं आता। स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं आएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो चार्ज एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हैं वो उतना ही रहेगा। ठीक है, वो कम नहीं होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ना आने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जब भी हम किसी पीरियड में मूव करेंगे तो साइज़ हमेशा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो बेटा इसके साथ आपको एक क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट आयनिक रेडियस के बेस पे। जब भी कभी आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक रेडियस, जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा, 2 आयंस हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, एक नेगेटिवली चार्ज आयंस है, तो उनके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस आएगा और उसे हम डिवाइड कर दें तो वो अनाइन और कटाइन का, तो सेम उसी तरह से उनका रेडियस बन जाता है। तो इसके बेस पे 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा है इन केस ऑफ अनाइंस। ठीक है, तो अनाइन का जो रेडियस होता है वो हमेशा अपने जो पेरेंट एटम है उससे हमेशा जो है वो बड़ा होगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है, वाई द रेडियस ऑफ अनाइन इज ऑलवेज लार्जर दैन इट्स पेरेंट एटम। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से बना O2 नेगेटिव, तो जो ऑक्सीजन है उसका साइज़ छोटा होगा, O2 नेगेटिव का साइज़ जो है वो बड़ा होगा। क्लियर है, तो ये हमने एक्सप्लेन करना कि ऐसे क्यों होता है। तो इसका हम रीज़न एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीजन देखिए, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलिए, हाँ, एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी कितने हैं, 8। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी 8 है। तो यहाँ पर 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मुकाबला बराबरी का है। ठीक है, तो आप सपोज करिए कि टग ऑफ वार चल रहा है, रस्साकशी का मुकाबला चल रहा है, तो एक तरफ 8 बंदे हैं, दूसरी तरफ भी 8 बंदे हैं, तो रस्सी जो है वो इक्वली फोर्स लगा रहे हैं, तो रस्सी बिल्कुल सेंटर में होगी, वो ज़्यादा मूव नहीं कर रही। तो अनाइन कैसे बनता है, हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो अभी हमने देखा कि O2 नेगेटिव बना है, O2 नेगेटिव में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे वो चेंज नहीं है, 8, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए। तो अभी मुकाबला किस में चल रहा है, 8 वर्सेस
10 इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन थी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो थोड़ी सी कम हो गई। अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो न्यूक्लियस से थोड़े थोड़े दूर चले गए क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। दूर जाने की वजह से वो क्या हो गया, साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो जब भी अनायन बनेगा तो उसका साइज उसके पेरेंट एटम से, जिस एटम से वो अनायन बना है, उससे हमेशा बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि उसका जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है बेटा? तो दूसरा जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का वो कटायन के रिगार्डिंग है। हाँ जी, केटायन। तो केटायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। सपोज करिए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम से बना, सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। तो अगर ये सोडियम का साइज है तो उसके केटायन का साइज हमेशा उससे छोटा होगा। ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो सोडियम की एग्जांपल लेकर ही चलते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 11। तो यहाँ पर अगेन मुकाबला बराबरी का है। 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो सडनली हमने क्या करा, हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? वो सेम रहेंगे 11, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने एक माइनस कर दिया तो वो हो गए 10। तो अभी क्या है, 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अभी पलड़ा किस तरफ भारी होगा? प्रोटॉन्स की तरफ, मतलब न्यूक्लियस की तरफ। तो यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा वो न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे तो उतना साइज जो है डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के कम होने की वजह से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है और उससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो श्रिंक कर जाता है और साइज जो है डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है बेटा? तो ये था आयनिक रेडियस के रिगार्डिंग। तो ये दो क्वेश्चंस आपको हमेशा पेपर में ज़रूर मिलेंगे कि कैटायन का साइज़ छोटा क्यों होता है, अनायन का साइज़ बड़ा क्यों होता है अपने पेरेंट एटम से। ठीक है बेटा? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।